अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? ऑल राइट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी। आप सब लोग इस वक्त वेबिनार अटेंड करने आए हुए हैं जो कि CSS इंग्लिश एसए के क्रैश कोर्स के हवाले से है। अम, ये क्रैश कोर्स मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि लास्ट बैच जो मैंने अनाउंस किया था, और मैंने अनाउंस किया था कि लास्ट बैच होगा, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो क्योंकि मेरा खुद का अभी एग्जाम आ रहा है, मैंने वो देना है, तो मैंने ये सोचा कि मैं फुल फ्लेज क्लासेस विद एवेल्युएशन तो नहीं ऑफर कर सकती, जो मेरी 3 घंटे की एक क्लास हुआ करती थी। तो मैं क्रैश कोर्स ऑफर कर देती हूँ, और क्रैश कोर्स इक्वली बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जो कि लास्ट मोमेंट पे ये सोच रहे हैं कि अब ऐसे की हमारी कोई तैयारी नहीं और ऐसे लिखना नहीं आता, तो हम कैसे ऐसे लिखें। तो जितनी भी मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में जितनी भी चीजें स्टूडेंट्स को सिखाती होती हूँ, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एवरीथिंग, कंटेंट से रिलेटेड, वो सब हम लोग क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। एज फार एज दिस इज कंसर्न कि मैं कौन हूँ, तो आप सबको ये पता होगा। आई एम आयशा माजिद, और मैंने CSS 2021 और 2022 दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं। एसए और प्रेसी का पेपर मैंने अपने तीनों अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई किया था। सो आई बिलीव कि जो मेथोडोलॉजी मैं फॉलो करती हूँ, अगर आप उसको फॉलो कर लें, फॉलो इन अ सेंस कि अगर आप उसको समझ जाएं अच्छे तरीके से, और उन्हीं लाइंस पे जैसे मैं गाइड कर रही हूँ, आप उन्हीं लाइंस पे काम करना शुरू कर दें, तो आप भी ऐसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैंने किया या फिर जैसे मेरे बाद मेरे स्टूडेंट्स ने किया। सो अगर हम लोग इस बारे में बात करें कि स्टूडेंट्स ऐसे फेल ही क्यों करते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगी। तो मुझे बता दें आप लोगों में से कौन कौन है जिनकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगी CSS 2024। ओके, सेकेंड। सलमान की सेकेंड एपिसोड है, सॉरी सेकेंड एपिसोड में कह रही हूँ, या इट्स द सेकेंड एपिसोड ऑफ टेकिंग द एग्जाम। सो सलमान की सेकेंड अटेम्प्ट है, देन ईमन की सेकेंड है, कामरान की, वलीद की फर्स्ट है, ओके, अक्सा की सेकेंड है, ओके, जवाद हलीमा सेकेंड, हिफ्सा फर्स्ट, फर्स्ट ओके, फर्स्ट है, ओके, सेकेंड ठीक है, रुखसार ठीक है। सो मुझे, ओके, यू जस्ट टेकन स्पेशल CSS साकिब, ठीक है। तो लाइक देयर इज अ मिक्सचर कि आप लोगों की सेकंड, मेजोरिटी की पे मुझे सेकंड अटेम्प्ट ही नजर आई है, कि ज्यादातर लोग सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ क्रैश कोर्स के लिए रजिस्टर करवा चुके हैं, उनको एक ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम लोग इस कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स कि आप लोग ये चीज़ सीखो कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, स्पेशली जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि आप लोगों में से जो जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है, आपको पहले ये चीज़ रेक्टिफाई करनी होगी। जो बातें अभी मैं इस स्लाइड के होते हुए आपको बताऊंगी कि इनमें से क्या क्या ऐसी गलतियां थी जो आप करते थे, और वो चीजें फिर अभी आपने दोहरानी नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर। अगर आप ऐसे फेल करना चाहते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज पे मेहनत ना करें, लेकिन अगर आप ऐसे पास करना चाहते हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज का बैरियर दूर करना होगा। अब इसका क्या मतलब है? ओके उरूज, अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि देखें, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे इतनी उर्दू आती है कि मैं आपसे बात करके आपको अपनी बात समझा पाऊँ, और मैं बात जिस टेंस में करना चाह रही हूँ मैं उस टेंस में ही कर रही हूँ। मैं प्रेजेंट टेंस में बात कर रही हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पता है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सिंपली ऐसे के लिए लैंग्वेज का होना यही मतलब रखता है।
एसए के पेपर में अगर आपकी इंग्लिश इतनी ठीक है कि आप इंग्लिश में अपनी बात कम्युनिकेट करके अगले बंदे को यानी एग्जामिनर को अपनी बात समझा सकते हैं, तो आपका जो लैंग्वेज वाला बैरियर है वो इसका मतलब है कि खत्म हो गया। और सबसे बड़ा बैरियर ही लैंग्वेज का होता है। देखें आप लोग एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैंने इसको किया। ओके। सो देखें आप लोग, हम हमारा मसला ये है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी मसला ये है, हम लोगों को बचपन से टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, उनके रूल्स रटवा दिए जाते हैं, हम लोगों से प्रैक्टिस इतनी नहीं करवाई जाती, हम लोगों से क्रिएटिव राइटिंग नहीं करवाई जाती, हम लोगों से खुद नई नई चीजें लिखने को हम लोगों को नहीं कहा जाता, जिसकी वजह से लैंग्वेज एक बैरियर बन के सामने आता है। और फिर स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए होते हैं उनको ये ज्यादा इशू फेस करना पड़ रहा होता है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको अपनी लैंग्वेज का बैरियर खत्म करना है। और वो सिंपली तभी पता चल जाता है आपको जब आप कहीं किसी को भी कोई भी अपना लिखी हुई चीज कोई भी राइट अप चेक करवाते हैं, तो आप अगला बंदा आपको बता देता है कि यहाँ पे आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हुई हैं। अब जो मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ उसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखे हुए सेंटेंसेस होने चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखे हुए सेंटेंसेस होने चाहिए। इसी तरह से बाकी जितने भी आपके टेंसेज है जो आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पास्ट में कोई इवेंट नरेट कर रहे हैं तो वो पास्ट टेंस में अकॉर्डिंगली पास्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक तो टेंसेज आ गया लैंग्वेज में, दूसरा आपकी ग्रामर, आपकी सॉरी टेंसेज तो ग्रामर में ही आ गए, दूसरा आपके स्पेलिंग्स। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर आप छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे वर्ड्स के स्पेलिंग गलत लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जामिनर को एक गलत इंप्रेशन दे रहे हैं अपने बारे में और एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। तीसरा, कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग जब लिख रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि जब हमने अगर हम सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा लगना चाहिए या मेन वर्ब कैसा लगना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। लाइक ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको कुछ लोग जो आप लोगों में से मे भी जिन्होंने मेरे साथ प्रेसी की क्लासेस ली हों उनको ये बात ज्यादा समझ में आ रही हो, क्योंकि ये जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ इससे रिलेटेड चीजें मैं प्रेसी की क्लासेस में पढ़ाती होती हूँ। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि एसए का पेपर जब तक आपने अपनी लैंग्वेज को ठीक नहीं किया, इंग्लिश के बेसिक्स ठीक नहीं किए, आपका एसए का पेपर बहुत मुश्किल है कि वो पास किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का मसला ये होता है कि वो लैंग्वेज को साइड पे छोड़ के और बहुत सारी चीजों की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं जो कि मिथ्स हैं ऐसे के बारे में। और इसमें सबसे बड़ी चीज थीसिस स्टेटमेंट है। अभी जब आपकी क्लासेस भी होंगी मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो आपका एक क्वेश्चन जो लाजमी मुझे पता है कि आएगा वो ये है, मैम आप बता रही हैं आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखो। तो हमने तो कुछ लोगों से सुना था कि आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर थीसिस स्टेटमेंट शुरू में ही लिखेंगे और वो गलत हो गई तो एग्जामिनर तो शुरू से ही फेल कर देगा। तो इस तरह की चीजें जो कि आप लोगों ने बार बार सुनी हुई होती हैं वो मिथ्स होती हैं, ठीक है? थीसिस स्टेटमेंट शुरू में लिखना, बाद में लिखना, आउटलाइन में लिखना, नहीं लिखना, इस तरह की बहुत सारी वो चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखना है कि ये सब मिथ्स हैं। एसए में ये सब एग्जामिनर नहीं चेक कर रहा होता। एसए में एग्जामिनर आपकी लैंग्वेज देख रहा होता है, आपका स्ट्रक्चर देख रहा होता है, आपकी कोहेरेंस कोहेजन देख रहा होता है, आपका कंटेंट देख रहा होता है। उसके अलावा आपने थीसिस स्टेटमेंट शुरू में लिखा है, आखिर में लिखा है, जहां भी लिखा है उस बेसिस पे वो आपको पास या फेल नहीं करता। उसके बाद आ जाते हैं जार्गन्स। अब जब मैंने लैंग्वेज की बात की थी तो लैंग्वेज से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को बहुत मुश्किल फ्लावरी लैंग्वेज आनी चाहिए, हम वोकेबलरी को बैठ के रट्टे मारने शुरू कर दें, क्योंकि अगर हम लोग इंप्रेसिव वर्ड्स यूज नहीं करेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा और वो पास नहीं करेगा। जो लोग आप लोगों को इस तरह की बातें बताते हैं प्लीज उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए चीजों को मुश्किल बनाते हैं। ऐसे जितना आसानी से सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है उतना ही ज्यादा आसान होता है ऐसे को पास करना। और इसके लिए एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ मेरा आपके सामने तीनों दफा ऐसे पास करना नहीं है, मेरे बाद मेरे स्टूडेंट्स का ऐसे पास करना भी। और आई थिंक वो आप लोग सोशल मीडिया फॉलो कर ही रहे हो, वहां पे आप लोगों को टाइम एंड अगेन नजर आता होगा।
तीसरी चीज आती है कि आप अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स ये कहते हैं आप अपने लिखे हुए एसेज दें, ठीक है, या फिर कोई एस्से की बुक रिकमेंड करें। देखें, ना तो आप किसी और सीएसपी के लिखे हुए एसेज को पढ़ के जाके एस्से पास कर सकते हैं, ना ही आपको कोई एस्से की बुक इसमें हेल्प करेगी। हर किसी को अपने लिए एसेस खुद बनाने होते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहे ना कि आप ऐसे पढ़ने आ जाएं और आपको रिटन मटेरियल प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल एसेज, या फिर एसेज इतने थीम्स से रिलेटेड आपको रिटन एसेज मिल जाएंगे, तो आई वुड से ये भी बहुत बड़ा आपके साथ आप बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि एस्से का जितना भी मटेरियल होता है वो आपको खुद फाइंड आउट करना होता है, और फिर उसको आपने अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ढाल देना होता है। तो ये भी ऐसे के बारे में बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है, कि सॉल्व्ड एसेस को देख के ऐसे की बुक पढ़ के आप ऐसे पास कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखें, जो हम लोग ये क्रैश कोर्स है इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगी, जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो ये नोट कर लें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक हमारा किस तरीके से फ्लो करेगा हमारी क्लासेस का ऑर्डर, क्योंकि पहली क्लास में स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं कि किस सीक्वेंस में आप पढ़ाएंगे, तो वो ये है। लेक्चर्स होंगे इसमें आपके जो कि 2 आवर्स का एक लेक्चर होगा, और है ये हम 5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। कल इंशाल्लाह आपकी पहली क्लास है, और इंशाल्लाह फ्राइडे तक हमारी ये 5 क्लासेस हो जाएंगी। इसमें मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ ऐसे डिस्कस करूंगी। हम तीनों तरह के एसेस, यानी कि एक्सपोजिटरी या डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी या एब्स्ट्रैक्ट, आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव एसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे के क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको कौन सी टाइप का ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके खुद तक है। हर एक इंसान की नेचर डिफरेंट होती है, उसको खुद को पता होता है कि मेरे लिए आसान क्या है अटेम्प्ट करना। थीसिस स्टेटमेंट, और स्पेसिफिकली थीसिस स्टेटमेंट के बाद हुक्स, जो कि आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बनती हैं बेसिकली। तीसरी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे लिखनी चाहिए, ठीक है, और आपको हुक्स कैसे बनानी चाहिए। अब हुक्स आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में शुरू में होती है। हुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने ऐसे एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब करना होता है। फिर आउटलाइंस, आउटलाइन पे हम लोग हर तरह के ऐसे की आउटलाइन का अलग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि तो वो हम डिस्कस करेंगे। और सारा स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, बॉडी पैराग्राफ्स का अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, बॉडी पैराग्राफ में क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सारी चीजें। फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे में एक पैराग्राफ होता है जिसको अपोजिंग स्टांस वाला पैराग्राफ कहते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको किस तरह से फ्रेज किया जाता है, उसमें किस तरह से रेफरेंसेस दिए जाते हैं। कंक्लूजन आपने अपने ऐसे का किस तरह से ड्रॉ करना है, कंक्लूजन वाले पैराग्राफ के क्या पार्ट्स होंगे। लाइक मेरा जो ऐसे का मेथड है, इट इज लाइक एक तरह से जैसे आप कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में आपको सारी चीजों को लेके चलना होता है। और अगर आप उस प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस में सारी चीजों को लिखना शुरू कर दें, तो आप आराम से ऐसे पास कर सकते हैं। इट इज दैट सिंपल। प्रोवाइडेड के जो सबसे पहली चीज बताइए, लैंग्वेज का बैरियर अगर आप अपना खत्म कर दें तो। और फिर हम लोग कंटेंट गैदरिंग, जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उस पे लोग बहुत कुछ पूछते हैं कंटेंट से रिलेटेड। अच्छा बताएं कि ऑथेंटिक सोर्सेज कौन से होते हैं, तो वो ऑथेंटिक सोर्सेज कौन से होते हैं वो हम अपनी कंटेंट गैदरिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो कोर्स है इसमें ये सब होगा इन 5 क्लासेस में, यानी कि टोटल 10 आवर्स में हम ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। अब यूजुअली इस तरह से ये होता है कि जो मैं वैसे डिटेल क्लासेस ऑफर करती होती हूँ उसमें मैं एंड पे एक मॉक एग्जाम रखती हूँ, लेकिन ये मैंने इस कोर्स में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम आ रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम आ रहा है तो फिर मैं इवैल्यूएशन के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाती हूँ। तो इसलिए इवैल्यूएशन, वंस यू टेक दी क्लासेस, अगर उसके बाद आपने इवैल्यूएशन करवानी हुई, आपने ये देखना होगा कि आपने मेथड सीखा है या नहीं, तो मॉक एग्जाम्स हम कंडक्ट करते रहते हैं। मॉक एग्जाम आप दे दीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप की इवैल्यूएशन से कि आपने सीखा है या नहीं सीखा ऐसे लिखना, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपको करना ये चाहिए जो मैंने आपको शुरू में ये बताया था ना, कि आपको कंटेंट खुद से पढ़ना होता है, आप किसी और की पढ़ी हुई चीज से नहीं लिख सकते ऐसे। वो किस तरह से आपको करना चाहिए, उसमें सबसे पहला स्टेप आपका रीडिंग का है।
ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आप एक टॉपिक चूज करते हो, और वो टॉपिक चूज करने के बाद आप उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ने बैठते हैं। अब वो कंटेंट पढ़ने के लिए डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, वो तो मैं अभी डिटेल में आपको नहीं बता रही, लेकिन ये कि बस आपको कंटेंट वहां से पढ़ना होता है। और जितने भी अच्छे अच्छे सोर्सेज होते हैं वहां से आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, वो आपने वहां से कॉपी पेस्ट करना होता है अपने पास। और कॉपी पेस्ट करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो आपकी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल बन जाती है। अब उसमें से फिर आप एक दफा जब आपके पास कॉपी पेस्ट करके सारा कंटेंट आ गया 18-20 पेजेस के जितना, तो फिर उसको आपने उसमें से जो एक दफा फिर से उसको रिवाइज करना होता है, ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट या बोल्ड करते चले जाएं, और जो अननेसेसरी डिटेल्स आपके पास कॉपी है होके आ गई हैं आप उनको मिटाते जाएं। तो यूं आपका जो वर्ड फाइल वाला डॉक्यूमेंट है उसकी लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, और आप एक दफा गो थ्रू भी कर लेते हैं तो आपके माइंड में आ जाता है कि अब कंटेंट आपने जो पढ़ा था वो क्या क्या है। फिर आप बैठते हैं उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। अब ब्रेनस्टॉर्म करने का ये मतलब है कि अब आपने कंटेंट पढ़ लिया, अब आप उसको बंद करके साइड पे रख लें, और अब आप आ जाएं अपने लिए आउटलाइन लिखने के लिए। लेकिन आउटलाइन लिखने से पहले आप क्या करेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आपके माइंड में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुड़ के आते रहेंगे जो आपने अभी अभी पढ़े थे। उनको आप अपने पास एक एक दो दो वर्ड्स की फॉर्म में जॉट डाउन करते जाएंगे, और फिर उनको यूज करके आपने उन पॉइंट्स को देखते हुए अपने लिए एक आउटलाइन बनानी है। अब ये जो आउटलाइन आप बनाएंगे, ये आउटलाइन, इसी आउटलाइन में आपने हर एक पॉइंट के साथ क्या एग्जांपल्स वगैरह देनी होंगी अपने पैराग्राफ्स में, आप वो लिखते जाएं। तो एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, और आप पेपर से पिछले दिन इनको रिवाइज कर सकते हैं इजीली, ताकि आप अपना जो आपका जितना भी मटेरियल है उसको पेपर से पहले के लिए देख लें, और फिर पेपर में आपके पास पॉइंट्स एक दफा से रिफ्रेश हो जाएं। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ दिस क्रैश कोर्स, आपके सामने दो कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप इनमें से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप दीज आर विजिबल इनफ, आई विल गिव यू टाइम टू नोट देम डाउन अगर आपने नोट करना है तो। यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द क्रैश कोर्स। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें 5 क्लासेस होंगी। 2 आवर्स की एक क्लास होगी, और उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो मैंने पीछे आपको बताई थी बातें, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं कि कोर्स में ये इंक्लूडेड होगा, एक्चुअली वही सब कुछ होता है जो कि आपके एस्से को पढ़ने के लिए नेसेसरी होता है। उसके अलावा जो चीज आ जाती है वो इवैल्यूएशन है और राइटिंग प्रैक्टिस है। आप जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका उतना ज्यादा अ, आपको फायदा होता रहेगा, और आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई होती रहेंगी जिनको आप करेक्ट कर पाएंगे। क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं कल से रेगुलर क्लासेस होंगी 25 दिसंबर से इंशाल्लाह, और रात को 8 बजे हमारी क्लास होगी, 8 से 10 बजे तक। और इसके लिए वैसे यूजुअली जो है एक डेमो क्लास होती है एसए के लिए, जब भी एसए का बैच स्टार्ट होता है। तो अभी कोई भी डेमो क्लास नहीं होगी, जस्ट हम लोग कल रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे विद द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है। तो ये मैंने बस आपको एक छोटा सा ओरिएंटेशन देना था इसमें कि सेशन में होगा क्या क्या। Raheel, the fee is 5,000 rupees only. I think that's it. Yes, if you have any questions, you can ask. कोई ये पूछ रहा है कि मैं वो बताऊं कि CSS 2024 के लिए टॉपिक्स, ऑफ कोर्स वो मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने अभी उस पर वर्किंग करनी है कुछ, तो मैंने अभी रिसेंटली जो मॉक्स कंडक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के एसए के, उनमें मैंने स्टूडेंट्स को दिए थे, वो भी मैं शेयर करूंगी। और उसके अलावा मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट देखना चाह रही थी कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के कौन कौन से एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, एक्सपेक्ट एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। सुंदर्स, मैंने 8 से 10 कहा है, अगर आपके साथ 9 से 11 शेयर हुई हुई है तो फिर शायद 9 से 11 ही है, फिर मैंने गलती से 8 से 10 कह दिया। फाइजा, मैंने आपको अभी पहले बताया आप ऐसे किसी भी बुक से तैयार नहीं कर सकते।
अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट नहीं है तो फिर आपने ज्वाइन ही क्यों करना है सेशन? जुमला पहले से मैं टॉपिक शेयर कर दूं? आप कोऑर्डिनेटर को बोल दें, वो आपके साथ मॉक शेयर कर देंगी पहले से जुमला। अगर आपने पहले से टॉपिक्स देखने हैं और आपने उस तरह से प्रिपेयर करके देना है पेपर, तो आप उनसे मांग लें, वो शेयर कर देंगी, मैं उनको बता दूंगी। आप लोगों में से जितने भी लोग मॉक के लिए या फिर वैसे वैल्यूएशन के लिए फी का मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोगों के पास कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आप उससे रिलेटेड कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। कंपलसरी का बैच अगला इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे फरवरी में। ठीक है सुहेल। अच्छा, 9 to 11 PM है क्लास का टाइम। ठीक है, मैंने 8 to 10 बता दिया था गलती से। जी, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे करवाऊंगी। जी हाँ, हम मॉक कंडक्ट कराते हैं ऑनलाइन के लिए भी ना शाम। ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस एज वेल हफ्सा। मैं हमेशा एंड पे पूछती हूँ स्टूडेंट से कि आप कि कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो दैट्स ग्रेट। ऑल यू नीड टू डू इज लर्न द स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखना मैटर नहीं करता है, सिंपल सेंटेंस लिखना मैटर करता है वलीद। जब कंपलसरी सब्जेक्ट्स की क्लासेस अनाउंस होगी ना, तो उस टाइम पे आप प्रोसेस देख लीजिएगा। अभी तो अनाउंस नहीं हो रही, फरवरी में होंगी। तो अभी टाइम है काफी। आप कोऑर्डिनेटर का नंबर आपके पास है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सारे एब्स्ट्रैक्ट और लिटरेरी नहीं आ रहे शहजादा अहमद, बीच में आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी एसेस भी आते हैं। लेकिन क्योंकि मैं लिटरेरी भी पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मेरे स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं होता लिटरेरी अटेम्प्ट करने में भी। योर वेलकम हिफ्सा। नहीं जवाद, अगर आपने रिवीजन करनी है तो ले लें भले, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एज अ बिगिनर, किसी भी बिगिनर को अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहिए, अगर तो इंग्लिश अच्छी नहीं है। अदरवाइज अगर आप ऐसे के हवाले से पूछें तो एज अ बिगिनर आपको पहले स्ट्रक्चर सीखना चाहिए। उसके बाद आप कंटेंट वगैरह इकट्ठा करके तो खुद से एसेस लिख ही लें, खुद से एसेस लिख लेंगे, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे। जी उरूज, ये डिस्कस होगा क्लासेस में इंशाल्लाह। असद, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप आउटलाइन को पैराग्राफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैं आउटलाइन का पॉइंट लिख के उसी से देख के पैराग्राफ लिखना सिखा रही होती हूँ। तो ये डिस्कस होगा। कंपलसरी में कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स 6 होते हैं ना। जी, सारे पढ़ाए जाएंगे। मेरे एग्जाम्स फरवरी में ही खत्म होंगे। मस्ट अटेम्प्ट का तो फायदा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको जस्ट ऐसे पे कंटेंट अच्छा पता हो, स्ट्रक्चर में आपको उन सब का सिखा दूंगी, तो जिस पे आपको अच्छा कंटेंट पता हो आप वो कर सक वो अटेम्प्ट करें।
थीम्स प्रिपेयर नहीं करनी होती ना, टॉपिक प्रिपेयर करना होता है। जो लोग कहते हैं थीम प्रिपेयर करनी होती है, वो बता भी दें फिर कि थीम कैसे प्रिपेयर की जाए। अगर मैं आपसे कहूँ इकोनॉमी, तो आप बताएं इकोनॉमी में आप क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। जाहिर है जब तक आपने आगे उसको एक टॉपिक का शेप नहीं दी होगी, आप नहीं प्रिपेयर कर सकते। उसमें उसके उससे रिलेटेड पॉइंट्स कहाँ से निकाल के लाएंगे आप। रेन एंड मार्टिन इज नॉट फॉर एसे, इट इज फॉर प्रेसी, प्लीज मिसगाइडेड ना हूँ। आप टेंशन ना लें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमारे साथ। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती फायजा। मैं ऐसे के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं करती। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 15 या 20 फरवरी को, हाँ मैं एग्जाम से फ्री हो गई होंगी तब तक तो। मेरे ख्याल में मैं फिर इवैल्यूएशन ऑफर करूंगी उसके बाद, जितने भी दिन होंगे ना टिल द एग्जाम। इंशाल्लाह इरादा है कि मैं ऑनलाइन इवैल्यूएशन भी उस टाइम पे ऑफर करूंगी। हाफिज करीम ताजुफ्ताई की बुक मैंने फॉलो की थी जिब्राइल, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड करती होती हूँ। लेकिन देख लीजिएगा उसमें थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं कहीं ना कहीं, तो जो भी आप पढ़ें उसको क्रॉस चेक भी जरूर कीजिएगा। गलतियां इसी तरह से रन एंड मार्टिन में भी आपको मिलेंगी, क्योंकि काफी ज्यादा पेजेस की बुक जहाँ हो वहाँ पे थोड़े बहुत टाइपोज होते हैं। जी साकिब। फरवरी के एंड पे होगा। फाइजा करंट अफेयर्स के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी, इस्लामिक स्टडीज के लिए भी, तीनों के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं यूट्यूब पे। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हैं, इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। वो देख लें, आपको सोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप इस सेशन की बात करिए अमन, तो कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जिब्राइल, आपको 100% कमांड वोकेबलरी पे हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको ये लग रहा है कि वोकेबलरी से, वोकेबलरी का ये मतलब है कि आप मुश्किल मुश्किल वर्ड्स याद करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना होता। वोकेबलरी का मतलब ये है कि आप रेलेवेंट जार्गन्स यूज करें। एमन 5 डेज, 2 आवर्स की क्लास होगी। इज दैट इट?
और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज आई एंड इट एंड आई सी यू इन द क्लास टुमारो इंशाल्लाह। चलें, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।